तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसे नाम पर है जिसे अक्सर भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। अजीत डोभाल। बिल्कुल, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। हमारे पास उनकी जिंदगी और करियर पर काफी रिसर्च है और असल में हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक आईपीएस ऑफिसर देश की सिक्योरिटी पॉलिसी का पूरा नक्शा ही बदल देता है। और मजे की बात यह है कि उनकी कहानी किसी दफ्तर से शुरू नहीं होती, बल्कि सीधे एक्शन के बीच से, भारत के सबसे मुश्किल इलाकों से। बिल्कुल, और यही बात उन्हें अलग बनाती है। उनका जमीनी तजर्बा। जैसे 1988 के ऑपरेशन ब्लैक थंडर को ही ले लीजिए। स्वर्ण मंदिर तब आतंकीवादियों का एक तरह से गढ़ बन चुका था। डोभाल एक रिक्शा चालक का भेस बनाकर अंदर गए। एक मिनट, रिक्शा चालक बनकर? ये तो मतलब बिल्कुल किसी फिल्म की कहानी लगती है। हाँ, और उन्होंने वहां आतंकवादियों की गिनती, उनके हथियार, उनकी पोजीशन, ये सारी खुफिया जानकारी बाहर निकाली। पकड़े जाने का खतरा कितना ज्यादा रहा होगा? जाहिर है, बहुत ज्यादा। पर इसी जानकारी की वजह से ऑपरेशन इतने सटीक तरीके से कम खून खराबे के साथ पूरा हो पाया। अच्छा। और इसी हिम्मत के लिए उन्हें कीर्ति चक्र मिला, जो किसी पुलिस अधिकारी के लिए बहुत ही दुर्लभ सम्मान है। तो स्वर्ण मंदिर में उन्होंने साबित किया कि वो सीधी कार्रवाई से नहीं डरते, लेकिन एक जासूस का काम तो सब्र का भी होता है। बिल्कुल। और शायद इसका सबसे बड़ा इम्तिहान उनके पाकिस्तान के 7 साल के कार्यकाल में हुआ। हाँ, वो दौर तो मतलब कहानियों से भरा पड़ा है। एक किस्सा जो बार बार सामने आता है वो पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़ा है। अच्छा। कहते हैं कि उन्होंने उन सलून से पाकिस्तानी न्यूक्लियस साइंटिस्ट के बालों के सैंपल इकट्ठे किए थे। क्या? बालों के सैंपल कहाँ से? उन्हीं सलून से जहां वो बाल कटवाने जाते थे। इस सुनने में तो कमाल का है, लेकिन इससे आखिर साबित क्या हुआ? इससे भारत को ठोस वैज्ञानिक सबूत मिले। बालों की जांच से पाकिस्तान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का पता चला। मतलब ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं थी, ये हार्ड एविडेंस था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इंटेलिजेंस सिर्फ बंदूक चलाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऐसे अनोखे तरीकों से सबूत इकट्ठा करने के बारे में भी है। तो इन सब जमीनी तजुर्बों का निचोड़ क्या निकला? भारत की सोच में क्या बदलाव आया? और इसी सोच को हम आज डोभाल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। डोभाल डॉक्ट्रिन? जी, देखिए, सालों तक भारत की नीति रणनीतिक संयम की थी। यानी हम पर हमला होगा तो हम जवाब देंगे। हाँ, लेकिन पहला कदम नहीं उठाएंगे। पर डोभाल का अनुभव शायद ये बताता था कि इस इंतजार में देश बहुत कुछ खो देता है। तो यहीं से डोभाल सिद्धांत की नींव पड़ी। बिल्कुल, जो कहता है कि इंतजार क्यों करें? अगर खतरे का स्रोत पता है तो वहीं जाकर उसे खत्म करो। ये सोच में एक जबरदस्त बदलाव था। ये जो रक्षात्मक अपराध या डिफेंसिव ऑफेंस का आइडिया है, ये सुनने में थोड़ा आक्रामक लगता है। सवाल बहुत अच्छा है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आपको पता है कि पड़ोसी के घर में आग लगी है जो आपके घर तक आ सकती है, तो आप इंतजार नहीं करते। सही बात है। आप पड़ोसी के घर जाकर आग बुझाने में मदद करते हैं। ये अपने बचाव के लिए किया गया हमला है। सिद्धांत यही है। और एनएसए बनने के बाद हमने सोच को एक्शन में देखा भी है। निश्चित रूप से 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। पुलवामा हमले का जवाब? हाँ, भारत ने सीमा पार जाकर एक्शन लिया। इसी तरह 2019 में जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तो जमीन पर जो पूरी सुरक्षा की तैयारी थी वो सीधे उनकी निगरानी में थी। ताकि किसी भी गड़बड़ी को पनपने से पहले ही रोक दिया जाए। बिल्कुल। तो आखिर में अगर हम अजीत डोभाल की विरासत को एक लाइन में समेटना चाहें तो वो क्या होगी? उन्होंने भारत के सुरक्षा तंत्र को एक इंतजार करने वाली प्रतिक्रियाशील मशीन से एक सक्रिय और अपने बचाव में हमला करने वाली ताकत में बदल दिया है। मिजोरम के जंगलों से लेकर मॉस्को और वॉशिंगटन की डिप्लोमेटिक बैठकों तक उनका सफर भारत के एक मुखर वैश्विक शक्ति बनने की कहानी कहता है। यहाँ एक विचार सोचने के लिए, जब कोई देश अपनी सुरक्षा नीति को पारंपरिक रूप से रक्षात्मक से आक्रामक रक्षा में बदलता है, तो ये वैश्विक मंच पर उसके दोस्तों और दुश्मनों दोनों की सोच और उनके अगले कदमों को किस तरह हमेशा के लिए बदल देता है।